अब तक हम गिब्स मुक्त ऊर्जा के महत्व से परिचित हो चुके हैं और यह समझ चुके हैं कि कोई अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है या नहीं, यह निर्धारित करने में गिब्स मुक्त ऊर्जा हमारी मदद कैसे करती है। यही नहीं, गिब्स मुक्त ऊर्जा हमें यह भी बताती है कि अभिक्रिया की दशाओं में किस प्रकार का परिवर्तन करके अभिक्रिया को स्वतः प्रवर्तित बनाया जा सकता है। अब जब अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है तो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया साम्यावस्था में है। यानी इस स्थिति में अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाती है और किसी अभिक्रिया के लिए इस गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का संबंध रिएक्शन कोशेंट यानी अभिक्रिया भागफल से इस विशेष सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है तब अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है। तब ऐसी स्थिति में हम Q को साम्यावस्था स्थिरांक यानी K लिख सकते हैं। इसलिए अब यह समीकरण हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, जहाँ जी नॉट मूल रूप से अभिक्रिया के लिए उस समय मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है जब सभी अभिकारक और उत्पाद अपनी मानक अवस्था में हैं। इस प्रकार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊष्मागतिक समीकरण है जो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक से संबंध बताता है। अब चूंकि हम इस संबंध में पहले ही एक अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए चलिए इस वीडियो में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्य स्थिरांक पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया अभिकारक N2O3 के 2 मोल के साथ शुरू होती है। साम्य अवस्था पर अभिक्रिया की सीमा 0.5 मोल है। यदि साम्य अवस्था पर कुल दाब 2 बार है तो 298 केल्विन पर अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा। तो यह हमारा प्रश्न है और यहाँ हमें जो अभिक्रिया दी गई है उसमें N2O3 यानी डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड के विघटन से NO2 और NO गैसें मिल रही हैं। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं जिसे हमने थोड़ी देर पहले समझा था, यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, जो कि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक से संबंध बताता है। यहाँ डेल्टा जी नॉट की गणना करने के लिए हमें सबसे पहले साम्य स्थिरांक यानी के का मान ज्ञात करना होगा और साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए हमें साम्यावस्था के दौरान उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा या उनके मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा और इसके लिए हम इस ICE टेबल का उपयोग करेंगे जो अभिकारकों और उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता, उनकी सांद्रता में परिवर्तन और साम्यावस्था में उनकी सांद्रता को दर्शाती है। अब प्रश्न में हमें पहले ही दिया गया है कि अभिक्रिया अभिकारक N2O3 के 2 मोल के साथ शुरू होती है। इसलिए यहाँ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता N2O3 के 2 मोल होंगे और चूंकि अभी उत्पाद नहीं बने हैं इसलिए इस समय इनकी सांद्रता 0 होगी। इसके बाद अभिक्रिया की सीमा सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाती है जो कि प्रश्न के अनुसार 0.5 मोल है। इसका मतलब यह है कि जब 0.5 मोल N2O3 गैस अभिक्रिया कर लेती है तब हमें 0.5 मोल NO2 गैस और 0.5 मोल NO गैस उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तब अभिकारक की वह मात्रा जो बिना अभिक्रिया किए हुए बची रहती है वह होगी 2 मोल ऋण 0.5 मोल यानी 1.5 मोल। अब साम्यावस्था पर NO2 और NO की कितनी मात्रा होगी? तो साम्यावस्था पर इनमें से प्रत्येक की मात्रा 0.5 मोल होगी जो कि पहले ही बन चुकी है। इस प्रकार इस ICE टेबल का उपयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि साम्यावस्था पर अभिकारकों और उत्पादों की कितनी मात्रा उपस्थित है और जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमें साम्यावस्था पर मोलों की कुल संख्या मिल जाती है जो कि इस अभिक्रिया के लिए 2.5 मोल है। यानी इस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था पर मोलों की संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद ये दोनों ही गैसें हैं और साम्यावस्था पर कुल दाब हमें प्रश्न में पहले ही दिया गया है जो कि 2 बार है।
इसलिए यहाँ हम साम्य स्थिरांक के रूप में Kp का उपयोग करेंगे, जो कि आंशिक दाब के संदर्भ में साम्य स्थिरांक है, न कि Kc का, जो कि सांद्रता के संदर्भ में साम्य स्थिरांक होता है। और Kp का मान होगा NO2 का आंशिक दाब गुणा NO का आंशिक दाब बटा N2O3 का आंशिक दाब। इस प्रकार इन गैसों के आंशिक दाबों का उपयोग करके हम Kp का मान ज्ञात कर सकते हैं और फिर इस मान को इस समीकरण में रखकर अंततः मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम आंशिक दाबों की गणना कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं कि किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है और हम इस सूत्र का उपयोग करके इनमें से प्रत्येक गैस का आंशिक दाब ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश और कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। और जब हम इस सूत्र से इन गैसों के आंशिक दाब ज्ञात करते हैं तो हमें ये मान मिलते हैं। यहाँ NO2 गैस का आंशिक दाब कुछ और नहीं बल्कि NO2 गैस का मोल अंश है। यानी साम्यावस्था पर NO2 गैस के मोलों की संख्या जो कि 0.5 मोल है बटा साम्यावस्था पर मोलों की कुल संख्या जो कि 2.5 मोल है गुणा साम्यावस्था पर कुल दाब जो कि 2 बार है। और इसे हल करने पर NO2 गैस का आंशिक दाब हमें 0.4 बार मिलता है। अब चूंकि NO गैस के मोलों की संख्या NO2 गैस के मोलों की संख्या के बराबर ही है, इसलिए गणना करने पर NO गैस का आंशिक दाब भी हमें 0.4 बार मिलता है। इसी तरह गणना करके हम N2O3 का आंशिक दाब भी ज्ञात कर सकते हैं जो हमें 1.2 बार मिलता है। इस प्रकार ये साम्यावस्था पर इन गैसों के आंशिक दाब हैं। अब हम आंशिक दाबों के इन मानों को इस समीकरण में रखकर साम्य स्थिरांक Kp का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जब हम इन मानों को इस समीकरण में रखकर हल करते हैं तो हमें Kp का मान लगभग 0.1333 मिलता है। अब मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना करने के लिए हमें Kp का यह मान इस समीकरण में रखकर केवल इसे हल करना है। लेकिन ऐसा करने से पहले ध्यान रखें कि हम Kp का यह मान सीधे इस समीकरण में नहीं रख सकते। इसका कारण यह है कि इस गणना से हमें Kp का जो ये मान मिला है उसकी इकाई बार है, लेकिन हम इस समीकरण में Kp का मान 0.1333 बार नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ इस ln फंक्शन के लिए एक विमाहीन राशि की आवश्यकता होती है। यदि हम इस फंक्शन में विमा युक्त राशि यानी इकाई के साथ किसी राशि का उपयोग करेंगे तो हमारी गणना गलत हो जाएगी और हमें गलत उत्तर मिलेगा। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम यहाँ Kp का जो मान रखें वह एक विमाहीन राशि हो। अब विमाहीन राशि के रूप में हम Kp का मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें इनमें से प्रत्येक आंशिक दाब को मानक दाब से विभाजित करना होगा जो कि सामान्यतः 1 बार या 1 वायुमंडलीय दाब होता है। इससे सभी इकाइयां आपस में कैंसिल हो जाती हैं और हमें Kp का इकाई रहित या विमा रहित मान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि हमें सांद्रता के संदर्भ में साम्य स्थिरांक यानी Kc का विमाहीन मान प्राप्त करना होता तब भी हम इसी तरह गणना करते, लेकिन इस मामले में हम दी गई सांद्रताओं को मानक सांद्रता से विभाजित करते जो कि 1 मोलर होता है। ठीक है। इसके बाद जब हम Kp के इस इकाई रहित मान को इस समीकरण में रखकर हल करते हैं तो हमें मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल्टा G0 का मान ज्ञात हो जाता है जो कि इस अभिक्रिया में लगभग 4.992 किलोजूल प्रति मोल मिलता है। यही हमारे प्रश्न में दी गई अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान है।